नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे काकतीय वंश के शासकों के बारे में कि कौन-कौन से शासक हुए, उन्होंने कौन-कौन से काम कराए और उनकी उल्लेख कहाँ-कहाँ हमें मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं काकतीय वंश में स्वतंत्र शासक। काकतीय वंश में कौन आते हैं? स्वतंत्र शासक आते हैं। तो स्वतंत्र शासक कौन-कौन थे और उसके बाद जो शासक थे वो अधीन थे, है ना? और किनके अधीन थे, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें हम देखते हैं, देखेंगे इसमें। ठीक है? तो सबसे पहले आएंगे हमारे अन्नम देव। ठीक है? सबसे पहले आएंगे अन्नम देव। कब से कब तक रहे? ये 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक रहे। और इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नम देव है। छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नम देव है। ठीक है? उपनाम, इनका उपनाम क्या था? तो अन्नम राज। ठीक है? ये किस में मिला है? दंतेवाड़ा शिलालेख में इसकी जानकारी हमें मिली है। इसके बाद आते हैं राजधानी। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? तो मंदोता, जो बस्तर में है, ये इनकी राजधानी थी। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका विवाह सोन कुंवर चंदेलिन के साथ हुआ था। सोन कुंवर चंदेलिन जो थी, ये चंदेल राजकुमारी थी। ठीक है? चंदेल राज्य की राजकुमारी थी सोन कुंवर चंदेली। इन्होंने किस चीज का जीर्णोद्धार कराया था? तो अन्नम देव ने दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में संखनी डंकनी नदी के संगम स्थल पर स्थित दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में करवाया था। है ना? तो दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में किन्होंने करवाया? तो अन्नम देव ने करवाया। जो अन्नम देव कौन थे? तो अन्नम देव थे काकतीय वंश के संस्थापक। ठीक है? छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक थे अन्नम देव। ठीक। अब यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातात्विक चीजें हैं ना, इंडियन आर्कियोलॉजिकल चीजें, ये यहाँ पर लिखी हुई कि दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है ना? और इसके जो कौन से ग्राम में है और इसकी जो उल्लेख, जो भी चीजें हैं यहाँ दी गई हैं। इनका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ और कहां से कहां तक था? 1324 ईस्वी में बारसूर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर सिंहासनारूढ़ हुए। है ना? तो काकतीय वंश कब आई? तो काकतीय वंश आए आपकी 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में। और 1324 ईस्वी में क्या हुआ था कि बारसूर में छिंदक नागवंश चल रहा था। तो छिंदक नागवंश के जो शासक थे, कौन? हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव जी को काकतीय वंश के शासक किन्होंने? अन्नम देव जी ने हराया और काकतीय वंश की स्थापना की यहाँ। इन्होंने बस्तर में शासित छोटे-छोटे राजाओं को पराजित कर समूचे बस्तर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और काकतीय वंश फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे राजाओं को हराते-हराते फैल गया पूरे बस्तर में। इसके बाद आए आपके हमीर देव। इसके बाद कौन आए? हमीर देव। अब हमीर देव के बारे में जान लेते हैं कि क्या थे। तो हमीर देव का शासन 1369 से लेकर 1410 ईस्वी तक था। 1369 से 1410 ईस्वी मतलब हमीर देव या एमिरा एमी राजदेव, है ना? ये कौन रहे होंगे? ये अन्नम देव के पुत्र रहे होंगे। इनका उपनाम क्या था? एमी राजदेव। हमीर देव को एमी राजदेव भी कहते थे। इनका विवाह किनके साथ हुआ? तो श्याम कुमारी बघेलिन, जो बघेल राजकुमारी थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। इसमें विशेष क्या है? इनके संबंध में जानकारी ओडिशा के इतिहास से प्राप्त होती है ना? तो यहाँ के इतिहास से प्राप्त नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्राप्त नहीं हो रही। इनके संबंध में जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो उड़ीसा के इतिहास से हमें इनके संबंध में जानकारी मिली है। आगे देखते हैं। इसके बाद है भैरव देव या भयराज देव। ठीक है? ये 1410 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहे। इनका विवाह मेघई अरि अरिचकेलिन या मेघावती से हुआ था। मेघावती आखेट विद्या में क्या थी? निपुण थी।
इनकी स्मृति में मेघी साड़ी या इसे मेघई घोड़ी भी कहते हैं या प्रभृति शक्तिका बस्तर में प्रचलित है। ठीक है, किनके मेघावती के कारण यहाँ कौन सी साड़ी प्रचलित है? मेघी साड़ी। ठीक है, मेघावती कौन थी? मेघावती कौन थी? तो मेघावती ये पत्नी थी, किनकी पत्नी थी? भैरव देव की, भैरव देव की पत्नी थी। भैरव देव कौन थे? तो भैरव देव कहीं ना कहीं ये आपके अन्नम राजदेव के या अन्नम देव के ये पौत्र थे। अन्नम देव के ये कौन थे? पौत्र। ठीक, इसके बाद आएंगे पुरुषोत्तम देव, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे। पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव ये जो थे ये 1468 से लेकर 1534 ईस्वी तक रहे। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? मंदोता से चक्रकोट स्थानांतरित कर लिया। तो मंदोता जो काकतीय वंश की राजधानी थी वहां से ये कहाँ आ गए? चक्रकोट। तो मंदोता से चक्रकोट किसने किया? तो ये किया पुरुषोत्तम देव जी ने। उसके बाद ये उपासक थे, किनके उपासक थे? तो भगवान जगन्नाथ के ये उपासक थे। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें रथपति पुरी के शासक द्वारा ये उपाधि दी गई थी। पुरी के शासक ने 16 पहियों का रथ प्रदान किया था, है ना? किनको प्रदान किया था? पुरुषोत्तम देव को प्रदान किया था और इन्हें क्या कहा गया? रथपति कहा गया। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका विवाह कंचन कुंवर बघेलिन के साथ हुआ था। संस्कृति प्रारंभ, तो इन्होंने कौन सी संस्कृति का प्रारंभ किया? तो बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ इन्होंने किया था। इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के शासनकाल में यहाँ मड़ई की भी शुरुआत हुई है। किनके शासनकाल में? पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में। तो गोंचा पर्व और रथ यात्रा ये किन्होंने स्टार्ट किया? तो पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो पुरुषोत्तम देव मतलब नाम से ही है, पुरुषोत्तम मतलब होते हैं राम, है ना? तो राम जो है ये क्या करेंगे? ये रथ यात्रा निकालेंगे। ठीक है, किनके लिए? कृष्ण के लिए। किनके लिए? कृष्ण। कृष्ण जी के, कृष्ण जी को बैठाते हैं ना रथ में, है ना? तो कौन रथ में कौन बैठाएंगे? राम। राम मतलब कौन? पुरुषोत्तम। तो हमको यहाँ से याद रखना है कि पुरुषोत्तम देव जी ने रथ यात्रा और गोंचा पर्व की शुरुआत की। कहाँ? बस्तर में। इसके बाद आगे आते हैं, फिर आते हैं प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव कब थे? 1602 से लेकर 1625 ईस्वी में इनके काल में आक्रमण हुआ था। इनके समय में गोलकोंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया था। किनने? गोलकोंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया था। गोलकोंडा कहाँ है? तो गोलकोंडा है आपका हैदराबाद के पास, है ना? हैदराबाद। तो गोलकोंडा का किला है वहां पर। कुतुब शाह की सेना को काकती वंशी सेना से पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसका मतलब क्या? प्रताप राजदेव क्या थे? काफी प्रतापी थे, नाम ही है प्रताप, तो ये होंगे प्रतापी। तो इसी कारण प्रतापी थे, इसी कारण उन्होंने कुतुब शाह की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तत्पश्चात गोलकोंडा राज्य द्वारा अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को उकसाया गया और बस्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जयपुर उड़ीसा नरेश की सहायता से उसने जयपुर से लगे क्षेत्रों को विजित कर लिया और इस प्रकार काकतियों को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया, है ना? तो डायरेक्ट काकती वंश को नहीं हरा पाए। काकती वंश जो थे, गोलकोंडा के जो राजा थे मोहम्मद कुली, है ना, उन्होंने काकती वंश को, वो काकती वंश को नहीं हरा पाए, लेकिन वो आगे जाकर उड़ीसा, है ना, जो जयपुर है, यहाँ के नरेश की सहायता से जयपुर
से लगे क्षेत्रों को क्या किया, जीत लिया, और जीतने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से काकती वंश पर शासन किया। ठीक है, मतलब जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ऐसे नीचे का एरिया है ना, यहाँ पर हमारी राजधानी है, इधर जयपुर है, तो जयपुर से लगे जो इलाके हैं इधर दो चार, है ना, इनको जीत लिया उन्होंने, ऐसा हुआ था। फिर फिर आएंगे वीर सिंह देव, तो ये होंगे 1654 से लेकर 1680 ईस्वी तक। तो इनका बस ये है कि इसने राजपुर के दुर्ग या किला का निर्माण कराया था, बस इनके बारे में सब, बस इनके बारे में बस यही दिया हुआ है। फिर आएंगे दिक्पाल देव 1680 से 1709 ईस्वी। इन्होंने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया। ये किसमें लिखा हुआ है, तो दंतेवाड़ा शिलालेख में इसकी जानकारी मिली है। ठीक है, उसके बाद सन 1703 की दंतेवाड़ा से प्राप्त यह शिलालेख छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित प्रथम लेख है ना। तो दंतेवाड़ा शिलालेख ये इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा शिलालेख एक ऐसा शिलालेख है जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित लेख मिले हुए हैं। ठीक है, तो प्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित लेख कौन सी, तो दंतेवाड़ा शिलालेख। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सन 1703 में ये हमें प्राप्त हुआ। दिक्पाल देव हो गए। इसके बाद आएंगे राजपाल देव। कौन आएंगे, राजपाल देव 1709 से लेकर 1721 ईस्वी तक। उपाधि, उपाधि इन्हें क्या मिली, तो प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती के नाम से इन्हें जाना गया। अन्य नाम नाम क्या है, रक्षपाल देव। उपासक किसके उपासक थे, तो माणिकेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा में नागवंशी राजाओं की कुल देवी है, जिसे माणिकेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। इनका विवाह किनके साथ हुआ, तो विवाह इनका हुआ बघेलिन और चंदेलिन नामक दो राजकुमारियों से इनका विवाह हुआ, जिनसे तीन पुत्र दलपत देव, प्रताप सिंह देव और दक्षिण सिंह, ये तीन पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। किनसे, बघेलिन और चंदेलिन से, राजपाल देव को। ठीक है, तो राजपाल देव अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इनके तीन पुत्र आएंगे, दलपत देव, प्रताप सिंह देव और दक्षिण देव। ठीक है, तो दलपत देव हम जब आपका ये पढ़ेंगे, विद्रोह पढ़ेंगे, तो दलपत देव कहीं ना कहीं आएंगे, ये हम देखेंगे। तो राजपाल देव की दो पत्नियां, एक हुई चंदेलिन और एक हुई बघेलिन। तो चंदेलिन के दो पुत्र दलपत देव और प्रताप सिंह, और बघेलिन के एक पुत्र कौन, दक्षिण सिंह। तो राजपाल के कितने पुत्र हो गए, दो प्लस एक, तीन पुत्र। ठीक है, दलपत देव जिनके नाम से दलपत सागर है, प्रताप सिंह और दक्षिण सिंह। अब आएंगे चंदेल मामा। तो चंदेल मामा कौन है, मामा नाम से ही मामा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किन्हीं ना किसी के मामा होंगे। तो राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात चंदेलिन रानी का भाई अर्थात राजकुमारों के चंदेल मामा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मतलब कौन, ये जो दलपत देव और प्रताप सिंह देव है, इनके जो मामा है, इनके जो मामा है, इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। इनके मामा का नाम क्या था, तो नाम तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये चंदेल के थे तो इन्हें चंदेल मामा कहा गया। तो ये चंदेलिन जो थी ना, इनके भाई। इसके बाद बस्तर का शासन पहली बार एक घुसपैठिए मामा के हाथों में चला गया। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या हुआ, दलपत देव रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी का नेग लेकर राजा चंदेल के दरबार में उपस्थित हुए। कौन, दलपत देव, मतलब ये जो है दलपत देव, ये बड़े भाई हैं, ये राजा चंदेल के दरबार में उपस्थित हुए और उनकी हत्या कर सत्ता पर फिर से काबिज हो गए। एक्चुअल में होना क्या था कि जो ये चंदेल मामा थे, तो चंदेल मामा के होते जो भी पुत्र होते, ये पुत्र गद्दी पर बैठते। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि ये दलपत देव जो थे, ये काफी बड़े थे, मतलब ये समझने लग गए थे कि जो मामा जी है, ये इनके जो पिता है राजपाल देव, इनकी सत्ता को इन्होंने हथियाया है, चंदेल मामा ने।
और इनको पता था कि ये सत्ता किनकी है, दलपत देव की है। तो दलपत देव क्या करते हैं, ये राखी के अवसर पर एक नेंग लेकर जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और फिर से गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर आते हैं दलपत देव। चंदेल मामा की हत्या करने के बाद दलपत देव आते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी जगदलपुर को बनाई है। दलपत देव के दो पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। ये दोनों का नाम फिर से किसमें आता है, बस्तर में जो विद्रोह है इसमें भी इन दोनों का नाम आता है। आक्रमण, इनके शासन काल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंडित ने किया जो असफल रहा। हमने देखा था कि भास्कर पंत कहाँ है, ये भास्कर पंत जो आपका ऊपर का जो शासन होता है, कौन सा, कलचुरी वंश का, तो वहां ये जाते हैं और भास्कर कहाँ आक्रमण करते हैं, रतनपुर के एरिया में, है ना, रतनपुर के एरिया में जो हमारे कलचुरी वंश है वहां करते हैं और वो जीत जाते हैं और वहां जीतने के बाद मराठा शासन का विस्तार करते हैं। लेकिन क्योंकि नीलू पंथ या नीलू पंडित जो है ये कहाँ आए थे, जगदलपुर और बस्तर आए थे। जगदलपुर और बस्तर में ये हार गए। क्यों हार गए, क्योंकि बस्तर में लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। बस्तर में लड़ाई करना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत है। तो जंगल में बहुत सारे इनके जो दलपत देव के जो बहुत सारे सैनिक है उसमें वहां छुप के वो वार करते हैं और उनको मार देते हैं। तो यहाँ वन में रहकर, जंगल में रहकर लड़ाई करना इतना आसान नहीं। इस कारण क्या हुआ, जो नीलू पंथ या नीलू पंडित जिनको कहा गया, ये जब मराठा शासन को फैलाने के लिए भोसला आक्रमण किए किन पर, काकती वंश पर, तो वो हार गए। फिर इनके नाम पर एक तालाब है, दलपत देव के नाम पर तालाब है। दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर या इसको झील भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम भूपाल तालाब था, भूपाल ताल था, जिस इसका निर्माण करवाया। इसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी, दलपत सागर, छत्तीसगढ़ की, जो कहाँ है, वो है जगदलपुर में। कहाँ है आपका, जगदलपुर में। बंजारों का बस्तर में व्यापार और नमक समस्या का प्रसार। तो बंजारे वस्तु विनिमय व्यापार के द्वारा नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज प्राप्त करते थे और यहीं से बस्तर वासियों को शोषण प्रारंभ हुआ। किनके राज में, दलपत देव के राज में। दलपत देव के राज में क्या हुआ कि बंजारे जो आते थे वो वस्तु विनिमय मतलब वो नमक देते थे बस्तर के गरीब जनता को और उनसे बहुत सारी चीजें जो जंगल से प्राप्त होती है, वनोपज जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीजें वो ले जाते थे। अब हुआ क्या कि जब वस्तु विनिमय होता है तो प्रॉपर तरीके से विनिमय नहीं हो पाता। हो सकता है कि जो नमक है बहुत बहुत क्या होता है, सस्ता होता है, तो सस्ते चीजों के बदले वो बहुत सारे अच्छी चीजें वो ले जाते थे। तो इस तरीके से शोषण प्रारंभ हुआ। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं अजमेर सिंह। कब, 1774 से लेकर 1777। संज्ञा, इन्हें बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। किन्हें, अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है, जो 1774 से लेकर 1777, मतलब सिर्फ ये 74, 75, 76, 77 4 साल ही शासन कर पाए। इनका संघर्ष किनसे हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में इनके और दरिया देव के मध्य सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ था। तो अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य सत्ता का संघर्ष स्टार्ट होगा। हम यहां देखे थे कौन, ये दलपत देव के दो पुत्र अजमेर सिंह और दरिया देव। तो इन्हीं दोनों भाई के बीच क्या होगा, सत्ता के लिए लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। तो अजमेर सिंह जो थे वो सिर्फ 4 साल रहे। आक्रमण, दरिया देव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीतिक षड्यंत्र कर अजमेर सिंह पर आक्रमण किया और विद्रोह किया। अजमेर सिंह के नेतृत्व में
बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह सन 1784 में सन 1774 में प्रारंभ हुआ। विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह कब सन 1774 में प्रारंभ हुआ और जिसके परिणाम हलबा विद्रोह की असफलता के बाद काकती वंश का शासन मराठों के अधीन आ गया। तो इसके बाद काकती वंश जो है वो मराठों के अधीन चली जाएगी। अभी तक क्या था, स्वतंत्र सत्ता चल रही थी, स्वतंत्र सत्ता चल रही थी। अब ये सत्ता किसमें चली जाएगी, काकती वंश के अधीन चली जाएगी। सॉरी, अब ये काकती वंश मराठाओं के अधीन चले जाएगी। अब आएंगे मराठा शासक। तो दरियादेव ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ये अपने भाई को हरा चुके हैं 1777 से। अब ये कब तक रहेंगे, 1800 ईस्वी तक। सत्ता प्राप्ति, दरियादेव ने अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सत्ता प्राप्त की। इस प्रकार जयपुर नरेश विक्रमदेव, कंपनी सरकार के अधिकारी जॉनसन एवं मराठों की तिकड़ी ताकतों से दरियादेव विजय प्राप्त करने में सफल रहा और इसके बदले उन्हें सहायता करने का वचन किया। तो कौन कौन मिलकर अजमेर सिंह को हराए, मराठा थे उसमें, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर नरेश विक्रमदेव। ठीक है, तो तिकड़ी किसकी थी, जयपुर नरेश विक्रमदेव की, अंग्रेजों की और मराठाओं की। इन तीनों ने मिलकर किसको हराया, इन तीनों ने मिलकर अजमेर सिंह को हराया और दरियादेव को जीत हासिल कराई। इसके बाद जब दरियादेव जीते और उन्होंने सत्ता हासिल की तो एक संधि हुई, कोटपाड़ की संधि। कब हुई, 6 अप्रैल 1778 को। घटनाक्रम, इन्होंने सत्ता हस्तांतरण हेतु जयपुर नरेश विक्रमदेव व बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव के मध्य 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि की। अब इस संधि में था क्या, इस संधि के तहत जयपुर नरेश को कोटपाड़, चुक चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र मिला और मराठों को 59,000 टकोली प्रति वर्ष देने को राजी हुए। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने मदद की थी, किन्होंने मदद की थी, भोसला जो थे उन्होंने मदद की थी और जयपुर नरेश उन्होंने मदद की थी। तो जयपुर नरेश ने क्या किया, कुछ क्षेत्र को अपने अंदर ले लिया। तो कौन कौन से क्षेत्र थे, तो वो था आपका कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़। तो इसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया और मराठों को क्या मिला, तो मराठों को 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को वो राजी हो गए। कौन, दरियादेव। इसमें विशेष क्या था, इस संधि द्वारा राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो अब ये किनके अंदर में चलेगा, मराठाओं के अंदर में चलेगा बस्तर क्षेत्र। तो ये थे बस्तर क्षेत्र का मराठा नियंत्रण। कब, 1770 से लेकर 1800 तक, लेकर 1800 तक। दरियादेव के शासनकाल में ही बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। दरियादेव ने सत्ता के लोभ में बस्तर की स्वाधीनता को बेच दिया और संधि स्वीकार कर ली। तो दरियादेव ही यहाँ पर क्या होंगे, इन्होंने गलत काम किया। अगर दरियादेव अपने भाई को हराने के चक्कर में नहीं रहते तो वो क्या होता है कि स्वतंत्र शासन चलता रहता। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि ये मराठाओं से मिल गए, कंपनी शासन अंग्रेजों से मिल गए और दरिया देव जो है जयपुर नरेश विक्रमदेव से मिल गए, तो तीनों ने अब क्या किया, साथ देने के लिए कुछ उनसे मांगा और वो सारी चीजें मराठा शासन को चली गई। इसके बाद एक होता है भोपालपट्टनम का संघर्ष। तो 1795 ईस्वी में मिस्टर जेटी ब्लंट का आगमन के विरोध में इसे किया गया था। इसमें घटनाक्रम क्या है, जब ब्रिटिश यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट ने बीजापुर के क्षेत्र भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा तो आदिवासियों ने उनके प्रवेश का विरोध किया। फलस्वरूप दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ
जिसे भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अंततोगत्वा मतलब बाद में मिस्टर जेटी ब्लंट को विवश होकर कलकत्ता लौटना पड़ा और वो वहां नहीं जा पाए। कहा? भोपालपट्टनम। इसमें नोट करने वाली क्या बात है? छत्तीसगढ़ में कंपनी शासन के विरुद्ध यह तीसरा विद्रोह था जिसे भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा गया। अब आगे आएंगे आंग्ल मराठा शासक, आंग्ल मराठाधीन शासक। महिपाल देव, महिपाल देव 1800 से 1842 तक रहे, 1800 से 1842 तक, लेकिन ये आंग्ल और मराठाधीन शासक थे। विद्रोह, इनके टाइम विद्रोह कौन सा हुआ था? तो इनके शासनकाल में 1824 से 1825 ईस्वी में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ था। ठीक है, गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ था। आक्रमण, महिपाल देव ने मराठों को टकोली नहीं चुकाया, जिसके कारण मराठा शासक वेंकोजी ने सेनापति रामचंद्र बाघ को आक्रमण 1819 हेतु भेजा। इस युद्ध में महिपाल पराजित हुआ, महिपाल देव जो है ये पराजित हो गए और हारने के बाद फिर से एक संधि हुई जिसमें महिपाल देव द्वारा टकोली ना पटा पाने के कारण 1830 ईस्वी में सिहावा क्षेत्र को नागपुर शासन को देना पड़ा। ठीक है, सिहावा क्षेत्र को नागपुर शासन को क्या किए? वो दे दिए। इनके महिपाल देव के दो पुत्र थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। फिर आएंगे आपके भूपाल देव। महिपाल देव के पुत्र हुए भूपाल देव। तो भूपाल देव अब आएंगे और राजा बनेंगे। भूपाल देव 1842 से 1853 तक ये राजा रहे। ठीक है, ये भाई हैं, अपने छोटे भाई दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बना दिया था इन्होंने। और अभियोग क्या हुआ? मराठा शासकों ने नरबली प्रथा के आधार पर भूपाल देव पर अभियोग लगाया। ठीक है, और इनके शासन में विद्रोह हुआ, दो तरीका का विद्रोह हुआ। एक तारापुर विद्रोह हुआ जो 1842 से लेकर 1854 तक चला, और एक मेरिया विद्रोह हुआ, ये भी 1842 से लेकर 1863 तक चला। तो ये दोनों विद्रोह किनके शासनकाल में हुआ था? भूपाल देव के शासनकाल में ये हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब आएगा ब्रिटिश कालीन शासक, है ना, कि ब्रिटिशर्स के अधीन रहकर किसने शासन किया। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि हम ब्रिटिश और मराठा इन दोनों के अधीन थे, है ना, मेन मराठा के अधीन थे। अब क्या होगा? जब नागपुर में मराठाओं को कौन हरा देंगे? ब्रिटिश हरा देंगे। तो अब क्योंकि मराठा के अधीन यहाँ काकती वंश थी, तो मराठा ही अगर ब्रिटिश के अधीन हो जाएगी तो पूरा काकती वंश भी ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे कौन? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने 13 मार्च 1854 को हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। नागपुर राज्य का किसमें विलय कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अब मैंने ये बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य में मराठा शासन का विलय होगा और मराठा के अधीन कौन है? काकती। तो इनडायरेक्टली अब काकती वंश किसके अंदर आ गया है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गए हैं। आगे देखते हैं, विलय हो गया, उसके बाद जिससे नागपुर साम्राज्य के अधीन शासित क्षेत्र ब्रिटिशों के अधीन आ गई। ठीक है, अभी ये बात हमने देखा। परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर भी ब्रिटिश नियंत्रण लग गया और इस प्रकार बस्तर क्षेत्र प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन यहाँ कौन थे? भूपाल देव थे। तो भूपाल देव के बाद कौन आएंगे? यहाँ आएंगे भैरम देव, और भैरम जो देव रहेंगे ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राज करेंगे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो भूपाल देव जी की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की अवस्था में राज सिंहासन पर ये बैठे। कितने साल के थे? सिर्फ 13 साल के थे भैरम देव। यात्री, इनके समय यात्री कौन आए? तो अंग्रेज अधिकारी, इनके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट 1856 में बस्तर में इनका आगमन हुआ।
चार्ल्स एलियट जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनका 1856 में बस्तर में आगमन हुआ और बस्तर की यात्रा करने वाले वो पहले यूरोपीय बन गए। ठीक है, इससे पहले भी एक यात्री आना चाहते थे, जेटी ब्लंट, लेकिन जेटी ब्लंट को मना कर दिया गया था बस्तर में आने से, है ना, किधर के इलाके में, जो बीजापुर और उधर जो भोपालपट्टनम वाले इलाके में वो जाना चाहते थे, मना कर दिया गया था। तो इस कारण अब पहले व्यक्ति कौन बने, तो पहले व्यक्ति बने कौन, चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट जो थे 1856 में प्रथम यूरोपीय व्यक्ति बने जिन्होंने बस्तर की यात्रा की। इस टाइम भैरम देव के समय जनजाति विद्रोह कौन कौन से हुई, तो लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, कोई विद्रोह 1859 में और मुड़िया या मुरिया विद्रोह 1876 में ये हुआ। इसमें विशेष क्या था, 1854 में बस्तर ब्रिटिश भारत का एक मांडलिक राज्य बन गया, है ना, मंडल हम देखे थे, मंडल में बटा हुआ है, तो ब्रिटिश भारत का एक मांडलिक राज्य बन गया और 1886 ईस्वी में बस्तर से ब्रिटिश अधिकारियों को ही दीवान नियुक्त किया जाने का निर्णय लिया गया। तो ये थे आपके भैरम देव 1891 तक। इसके बाद हम कुछ मुख्य चीजें देखते हैं। यहाँ पर बस्तर की रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह हुआ था, कब, 1878 से 1882 ईस्वी के बीच। तो 1878 में कौन थे, भैरम देव थे, मतलब भैरम देव की ही पत्नी रही होगी, इन्होंने विद्रोह किया। इनके विद्रोह को क्या बोला गया, तो इनके विद्रोह को कहा गया रानी चोरिस। रानी चोरिस का मतलब होता है रानी का कोप। तो रानी का कोप क्यों हुआ, तो रानी का कोप इसलिए हुआ क्योंकि बस्तर के जो काकती वंशी राजा भैरम देव थे 1853 से लेकर 1891 तक, इन्होंने 1878 से 72 में 82 में एक चीज किया था जिसके कारण रानी का प्रकोप झेलना पड़ा। वो क्या था कि एक मुस्लिम महिला थी नवाबाई, उससे उन्होंने विवाह कर लिया था। और क्योंकि बस्तर के राजा का विवाह पहले से जुगराज कुंवर देवी और सुवर्ण कुंवर देवी से हो चुका था, पहले ही दो पत्नियां थी, दो पत्नी होने या तीन पत्नी होने से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मेन प्रॉब्लम थी कि वो कौन थी, वो मुस्लिम महिला थी, नवाबाई थी। तो रानी के इस विरोध का मुख्य कारण क्या था, ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर काकती राजा भैरम देव ने एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह कर लिया था। किसके कहने पर, अधिकारी फ्रेजर के कहने पर। किंतु राजा की पहले से ही दो पत्नियां थी, जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर। यह तीसरा विवाह उस युग की प्रचलित परंपरा के खिलाफ था, एक विधर्मिणी से रचाया गया था, है ना। तो खिलाफ क्यों था, क्योंकि वो विधर्मिणी थी, दूसरे धर्म की थी, जिसका तीखे तेवर में विरोध जुगराज कुंवर देवी ने किया। इस विद्रोह में बस्तर की महिलाएं राजा भैरम देव के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा क्या था, भैरम देव या तो नवाबाई को छोड़े या बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दे। ठीक है, तो ये दो तरीके से थे। इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें नारी शक्ति के समक्ष ब्रिटिश शासन को इसमें झुकना पड़ा और रानी यहां सफल हुई। ठीक है, तो इस संघर्ष को क्या कहा जाता है, रानी चोरिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव कब से कब तक रहे, 1891 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहे। भैरम देव की मृत्यु के समय दीवान आलमचंद्र थे और उसके बाद रामचंद्र राव मिश्र को दीवान बनाया गया। उस समय रुद्र प्रताप देव महज 6 वर्ष के थे। ठीक है, तो रुद्र प्रताप देव क्या थे, बहुत छोटे थे। इस कारण 1891 से 1908 तक बस्तर का शासन अंग्रेज प्रशासकों के ही अधिकार में था। 1896 से फैगन व गेयर नामक दो यूरोपीय अधिकारी प्रशासन के पद पर कार्य कर रहे थे। फैगन व गेयर ने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। तो अनिवार्य शिक्षा किसने लागू की थी बस्तर में, फैगन व गेयर ने।
रुद्र प्रताप देव की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर से हुई थी। सत्ता प्राप्ति इनको कब हुई? तो सत्ता प्राप्ति इन्हें 1908 में 23 वर्ष की आयु में हुई थी। इनका विवाह किनके साथ हुआ? तो इनका विवाह हुआ कुसुमलता देवी के साथ और चंद्र कुमारी देवी के साथ। और चंद्र कुमारी देवी के साथ जो विवाह हुआ उसमें इनकी पुत्री थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो यहाँ जिस तरीके से लिखा हुआ है इससे हमको ये समझ आता है कि कुसुमलता देवी के कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुए होंगे, तो उन्होंने फिर से शादी की होगी किनके साथ? चंद्र कुमारी देवी के साथ, और उनके साथ इनको एक पुत्री हुई होगी जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी। अब आगे बढ़ते हैं। इनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई, ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई थी, और यूरोपीय महायुद्ध में रुद्र प्रताप देव ने ब्रिटिशों को जो सहायता की थी इसके लिए इन्हें दिया गया था। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है, और इस टाइम ही इनका विकास हुआ था। किनके टाइम? रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर का विकास हुआ था। ठीक है, चौराहों का नगर कहा गया है। विद्रोह, इनके समय भूमकाल विद्रोह हुआ 1910 में, जिसमें दीवान थे इनके शासनकाल में दीवान बैजनाथ पंडित थे, और वनों को आरक्षित, जिन्होंने वनों को आरक्षित कर दिया था। घैटी पोनी प्रथा इसमें हुई थी इनके काल में। इनके शासनकाल में स्त्रियों के क्रय विक्रय की विचित्र प्रथा घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी। घैटी पौनी का अर्थ था कुटुंब की बहाली, अर्थात जब कोई स्त्री अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती थी तब उसका रुष्ट पति उसे नीलामी के लिए राजा को स्वयं दे देता था। राजा को पूर्ण अधिकार अधिकार था कि वह स्त्री को अधिक बोली लगाने वाले को दे दे। मतलब यहाँ क्या हो रहा था? सीधा बेचा जा रहा था स्त्रियों को। इस प्रथा का वर्णन ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन ने 1898 ईस्वी की रिपोर्ट में किया था। यह प्रथा राजा रुद्र प्रताप देव की आय का एक अन्य साधन था, जिसमें वह सुंडी, कलार, धोबी, पंडरा इन चार जातियों की विधवा या परित्यक्ता स्त्रियों को बेच सकते थे। स्त्रियां अपने अपने परगने के मुख्यालय के नाम से जानी जाती थी तथा उनकी नीलामी होती थी। प्रायः खरीदार उसी जाति का होता था। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1931 में, सॉरी 1921 में। इनकी मृत्यु हुई 1921 में। उत्तराधिकारी कौन? तो पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी इसमें उत्तराधिकारी थी। फिर आएंगी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये कब से कब तक रही? 1921 से लेकर 1936 तक 12 वर्ष। राज्याभिषेक 12 वर्ष की थी जब वो, तब हुआ था 1922 में। छत्तीसगढ़ की महिला प्रथम महिला शासिका होने का इन्हें दर्जा दिया गया। पिता रुद्र प्रताप देव का कोई पुत्र नहीं होने के कारण इन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। इनका विवाह 1927 में मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंज देव के साथ हुआ। इनकी संतानें कौन कौन सी हैं? क्या क्या नाम है उनका? तो कमला कुमारी जो 2 फरवरी 1928 को जन्मी। फिर आएंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव, और ये अगले शासक होंगे। 25 जून 1929 को हुई। फिर गीता देवी 29 अक्टूबर 1930 को। फिर विजय चंद्र ये हुए 31 मार्च 1933 को। तो इसमें अब मुख्य कौन हो जाएंगे? मुख्य हो जाएंगे आपके ये प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद कौन आएंगे? प्रवीर चंद्र भंजदेव। और आई थिंक यही जो है लास्ट अंतिम शासक होंगे। प्रतारण, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी एक जनहितैषी शासिका थी, जिसके कारण अंग्रेज शासकों ने लगातार उन्हें तंग किया। पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव 1930 ईस्वी में बस्तर को निजामिस्तान बनाने के ब्रिटिश षड्यंत्र का विरोध किया। फलतः उनके बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इनकी मृत्यु कब हुई? महारानी को अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए लंदन भेजा गया था, जहां इनकी मृत्यु 1936 में हो गई और उनका देहावसान संदेहास्पद है। उल्लेख किसमें उल्लेख मिलता है इनका? इनका उल्लेख ब्रिटिश ब्रिटिश पत्रिका द इंडियन वुमेनहुड नामक एक पत्रिका में किया गया है। फिर प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद आएंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव। हमने देखा उनके पुत्र हैं, सबसे बड़ी पुत्री थी और उसके बाद पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव। इनका राज्याभिषेक 1936 में हुआ और इन्हें अंतिम काकतीय शासक माना जाता है। विलय विलय छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय विलीनीकरण के समय छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 25 मार्च 1966 को जगदलपुर राजमहल में पुलिस द्वारा गोली चलाने से प्रवीर चंद्र भंजदेव समेत अन्य आदिवासियों की मृत्यु हो गई। कब? 25 मार्च 1966 को। और ये अंतिम काकतीय शासक रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव। रचना ये भंज वंश के थे, किंतु इन्होंने ग्रंथ लोहांडीगुड़ा तरंगिणी में अपने स्वयं को काकती कहा। सम्मान इनके नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे अंतिम काकतीय शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव। अंतिम काकतीय शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक, तो इस तरीके से हमारा काकतीय वंश कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ऐसे इतिहास की कुछ घटना दे दी जाएंगी कि हलवा विद्रोह, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी कब हुई, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण कब हुआ, मुरिया विद्रोह कब हुआ, रतनपुर की स्थापना कब हुई और शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब हुई। तो इससे आपको क्या करना है, जमाना है क्रम वाइज, है ना। तो क्रम वाइज जमाने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा था कि कलचुरी वंश होगा, है ना। कलचुरी वंश काफी पुराना है। तो कलचुरी वंश में सबसे पहले रतनपुर की स्थापना हुई थी। तो यहाँ जो भी चीजें दी गई है उसमें रतनपुर की स्थापना का वर्ष सबसे पहले आता है, तो फोर्थ नंबर का सबसे पहले आएगा। तो आपको इसमें ऑप्शन में देखना है कि क्या फोर्थ नंबर सबसे पहले है किसी में, सॉरी सिक्स नंबर सबसे पहले आएगा। सिक्स नंबर सबसे पहले आएगा, तो सिक्स किस में है? तो आप देखेंगे ये बी वाले ऑप्शन में सिक्स है पहला, ये देखिए ये, तो बी वाले ऑप्शन में सिक्स पहला है, मतलब आंसर आपका यही होगा बी। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ हुआ था आपका रतनपुर की स्थापना हुई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठाओं का आक्रमण होगा, फिर हलबा विद्रोह होगा तीसरा, उसके बाद परलकोट के जमींदार गेंद सिंह का विद्रोह होगा चौथा, फिर सातवां शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी जाएगी पांचवें क्रम में। उसके बाद क्या होगा, फिर सिपाही विद्रोह की शुरुआत होगी, फिर क्या होगा, फिर मोरिया विद्रोह होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे टाइमलाइन याद होने चाहिए जिससे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसे आपको देखना है। तो ये काकतीय वंश का जो टॉपिक है हम यही खत्म करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था काकतीय वंश। धन्यवाद।